नमस्कार दोस्तों, जन मुद्दों की बात धर्मराज के साथ मेरे शो में आप सबका स्वागत है। महाराष्ट्र के पालघर में एक रैली को संबोधित करते हुए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र की जनता के सामने माफ़ी मांगा। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अपने तथाकथित रूप से कड़े निर्णय के लिए जाने जाते हैं, जिनकी सरकार के बारे में यह बहुत ही मशहूर है कि उनकी सरकार में किसी भी मंत्री का इस्तीफा नहीं होता, यानी इस्तीफा का चलन नहीं है। उस सरकार के अगुआ स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र की जनता के सामने माफ़ी मांगने पर मजबूर हो गए। सवाल है कि उन्होंने यह माफ़ी क्यों मांगी, क्योंकि 26 अगस्त 2024 को महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में मालवा तहसील में स्थित राजकोट किले में महाराजा छत्रपति शिवाजी जी की प्रतिमा, जो 35 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई थी, वह भी मात्र करीब 8 से 9 महीने पहले वह प्रतिमा इतनी कम तेज़ हवा चलने पर गिर गई, जितनी तेज़ हवा में बच्चे मोहल्लों में पतंग उड़ाने के लिए संघर्ष करते रहते हैं। नामी पत्रकार काजल बसु ने मोदी सरकार पर चुटकी लेते हुए सूचित किया, फेसबुक पर लिखा कि महज 45 किलोमीटर पर आवर की गति से चलने वाली हवा में 35 फीट ऊंची छत्रपति शिवाजी महाराज जी की प्रतिमा गिर गई। सबसे हास्यास्पद स्थिति तो तब सामने आई जब उस प्रतिमा के अंदर कुछ नहीं बल्कि खोखला नज़र आया कि वह लोहे के रॉड पर टीन से लपेटा हुआ प्रतिमा दिख रहा है। 2.36 करोड़ यानी लगभग 2.5 करोड़ की लागत से स्थापित यह प्रतिमा मात्र 9 महीने भी नहीं चल सकी। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर राजनीति भाजपा लंबे समय से करती रही है। हालांकि छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में जो स्थानीय मराठी लोगों का यानी महाराष्ट्र के लोगों का कहना है कि छत्रपति शिवाजी महाराज कोई कट्टर हिंदू राजा के प्रतीक नहीं थे, बल्कि एक न्यायप्रिय राजा के प्रतीक थे, जिन्होंने अपने काल में समानता और बराबरी स्थापित करने के लिए बहुत संघर्ष किया और बहुत हद तक उसे स्थापित करने में सफल रहे। छत्रपति शिवाजी महाराज की विरासत को कब्जा कर भाजपा की सरकार कट्टर हिंदुत्ववादी सरकार चलाती रही है, बल्कि पूरे देश में वर्तमान समय में छत्रपति शिवाजी महाराज की छवि ऐसी गढ़ दी गई है जैसे कि जिनका काम था सिर्फ मुस्लिम का विरोध करना, जो कि गलत छवि है। छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर महाराष्ट्र में राजनीति होती रही है, बल्कि अगर आप अतीत में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि पहली बार महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जयंती मनाने की शुरुआत, जैसा कि महाराष्ट्र के चिंतक बुद्धिजीवी नेता अपनी रैलियों में बोलते रहे हैं, खुद महात्मा फूले ने की थी। महात्मा फूले ने छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती मनानी शुरू की थी और उनके मुकाबले में यानी कि छत्रपति शिवाजी महाराज जी के कद को छोटा करने के लिए, जैसा कि विचारकों में चिंतकों में एक राय है, आम धारणा है, बाल गंगाधर तिलक ने गणेश पूजा की शुरू की थी, जो वर्तमान समय में पूरे महाराष्ट्र में अब महाराष्ट्र के सबसे बड़े त्यौहार का एक प्रतीक हो गया है। बहरहाल महाराजा छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर राजनीति करने वाली भाजपा की खोखली कट्टर हिंदुत्ववादी नज़रिया उस वक्त सामने आ गया जब 2.36 करोड़ की मूर्ति बहुत ही कम तेज़ हवा में गिर गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में कोई भी भाजपा का चाल सफल न होते देख माफ़ी मांगना ही
मुनासिब समझा। जब से तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी ने शपथ लिया है, तब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई मुद्दों पर न केवल उनके निर्णय की आलोचना हो चुकी है, बल्कि उनके निर्णय, उनके कानून को और जो उनके समय में एडवर्टीज़मेंट लिया जाता था, हाल ही की बात है जब यूपीएससी के द्वारा 45 पोजीशन पर लैटरल एंट्री की बहाली निकली थी। विपक्ष ने आलोचना की, नरेंद्र मोदी को यह बहाली वापस लेनी पड़ी। इतना ही नहीं, 26 अगस्त को महाराजा छत्रपति शिवाजी महाराज जी की मूर्ति गिरने के बाद से भाजपा की पूरे महाराष्ट्र में किरकिरी हुई है। महाराष्ट्र में जल्द ही विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। जिस प्रकार से महाराष्ट्र में भाजपा और सीएम एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना की सरकार बैकफुट पर आ गई है, ऐसे में लगता है कि जिस प्रकार से पूरे देश में भाजपा की सरकार की एक काफ़ी कड़ी आलोचना, चुनावी आलोचना झेलनी पड़ी, जिसका नतीजा सीधे सीधे भाजपा के लोकसभा सीटों पर पड़ा। ऐसा ही अनुमान महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में लगाया जा रहा है। महाराष्ट्र के इस प्रतिमा यानी शिवाजी स्टैच्यू के गिरने के बाद से वहाँ के लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स की भले ही गिरफ्तारी हुई है, लेकिन प्रतिमा यानी अस्मिता से अलग एक और बात है जिस पर बात कहीं नहीं हो रही है कि दरअसल मोदी सरकार में जितनी भी चीज़ें, चाहे वह प्रतिमा के रूप में हो या कुछ बहुत ही बड़े बड़े लागत से बनाए गए सड़क योजनाएं हो, पुल हो, आए दिन लगातार भाजपा के गठबंधन के सरकार में या भाजपा द्वारा शासित राज्यों में लगातार कहीं ज़रा सी बारिश में सड़क धुल जा रही है, तो कहीं जो सड़क पुल बने हैं वहाँ से पानी रिस रहा है, तो कहीं ऐसे ऐसे जगहों में गड्ढे पड़ गए हैं जिसे तुरंत बनाया गया था। दरअसल भ्रष्टाचार पर एक ज़माने में बात होती थी, सरकारों का ऑडिट होता था, सरकारों के काम का मूल्यांकन होता था, पदाधिकारियों को सज़ा होती थी, नेताओं की बदनामी होती थी, ताकि लोग सतर्क रहते थे। आप खुद सोचिए कि जब भारत में अंग्रेज़ों की सरकार थी या मुग़ल कालीन शासन था, उस वक्त के बनाए हुए सड़कें, उस वक्त की बनाए हुए महल, राजमहल आज तक लगभग ज्यों के त्यों खड़े हैं। जितनी भी मस्जिदें, मंदिर उस समय बनाए गए आज तक खड़ी हैं। लेकिन यहाँ पर जो वर्तमान समय में ऐसी जो बिल्डिंग बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किए जा रहे हैं, वह तुरंत ढह जा रही है, खंडहर में तब्दील हो जा रही है। कौन इस मुद्दों पे बात करेगा, जहां भारत एक दूसरी तरफ विश्व गुरु बनने की बात करता है। ऐसे में यह समझना इंफ्रास्ट्रक्चर के स्तर पर भी ज़रूरी है कि जब एक ही सड़क का निर्माण करने में भारत सरकार में नियुक्त इंजीनियर या भारत सरकार जिन्हें कॉन्ट्रैक्ट देती है, उन कॉन्ट्रैक्टर्स के द्वारा बनाए गए सड़कें एक ही बरसात में धुल जाती है, यानी एक ही सड़क को बार बार बनाने के लिए पैसे खर्च किए जाते हैं, भ्रष्टाचार होता है, कमीशन का लेन देन होता है, जैसा कि आम धारणा है। ऐसे में कैसे भारत का असली विकास होगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भले ही महाराष्ट्र में भाजपा के इस गलती के लिए माफ़ी मांगी हो कि उन्होंने 2.36 करोड़, जो कि फ्रंट लाइन ने यह लागत छापा है, में यह प्रतिमा 35 फीट ऊंची प्रतिमा बनाई गई थी, ज़रा सी हवा में टूट फूट गया, ढह गया। लेकिन यह मसला भाजपा सरकार में पैदा हुई उस कार्यप्रणाली को दर्शाता है, जिस कार्यप्रणाली के अंतर्गत भ्रष्टाचार एक आम बात हो गई है और इसमें किसी भी नेता ने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है। छोटे मोटे कॉन्ट्रैक्टर को सज़ा तो दी जाती है, लेकिन उन नेताओं का क्या जिनके कॉन्स्टिट्यूएंसी में ऐसे भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने शासनकाल में इस प्रकार के भ्रष्टाचार वाली कार्यप्रणाली पर भी पूरे देश के सामने न केवल माफ़ी मांगनी चाहिए, बल्कि अगर उनसे यह देश
नहीं संभल रहा है, जो साफ साफ दिख रहा है, उन्हें सम्मानपूर्वक इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हम आपसे मिलेंगे फिर अगले मुद्दे पर। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।